दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम पांचवें चैप्टर के अंदर थे जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। ठीक है, उसी सीरीज के अंदर हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, समय t बराबर 0 पर आरएल परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया, एक तो याद रखो बेटा एल, एक याद रखो सी। अब इसमें आरंभ की स्थिति क्या होती है और इसमें अंतिम की स्थिति, ये याद रखो। ठीक है, आरंभ की स्थिति और अंतिम की स्थिति। अंतिम की स्थिति देखिए बेटा आराम से, कैपेसिटर शुरुआत में कैसा है, ओपन सर्किट की तरह रहता है, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरह सॉरी, इंडक्टर जो है शुरुआत में ओपन बाद में शॉर्ट, उसी तरह कैपेसिटर जो है शुरुआत में शॉर्ट और बाद में क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, अब ये अपने को क्या पूछ रहा है, अगर t बराबर 0 पर आरएल परिपथ है तो धारा का मान ज्ञात करो। तो मुझे बताओ t बराबर आरएल परिपथ कैसा है, ओपन है। हाँ है सर, बस ये जरूर याद रखना। तो बताओ कोई चीज ओपन है तो धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो लगा दो 0 और आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, आगे चलो। अगला प्रश्न ये लो, अगला प्रश्न ये रहा, ये 12 ओम का प्रतिरोध है 25 ओम के प्रेरणिक प्रतिघात के साथ एक कुंडली में 400 ओम 41 ओम के धारिता प्रतिघात के साथ श्रेणी ओम में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यदि संयोजन में 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, आपूर्ति के साथ जुड़ा है तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। मुझे क्या क्या दिया है फटाफट से लिख दो। एक कुंडली बनानी है, हाँ बनानी है। एक तो है मेरा 12 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। एक प्रेरणिक प्रतिघात दे रखा है 25 ओम का, ठीक है साथियों। एक मुझे दे रखा है कुंडली की धारिता 41, ठीक है। अब मुझे पूछा है परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा निकालनी है, यानी कि Z का मान निकालना है। तो बस आ जाओ अपने, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो बस Z बराबर फटाफट से करना है, देखो गलती हो तो कोई बात नहीं। आर बराबर 12 का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी, अब चाहे इसको घटाओ इससे या इसको घटाओ इससे, एक ही बात है। अब 25 में से 41, 25 40 में से 25 घटाओ 15 और 1 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखो 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256। यहां से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 400 साथियों। इसी तरह मेरा Z का मान कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा, 20 ओम। फटाफट से देखो आंसर कहाँ है, ये रहा। और आगे चलो, बस इसी रफ्तार के साथ आपको अपने प्रश्नों को हल करना है। एक श्रेणी RLC परिपथ है, वर्ण क्षमता को का अनुपात कितना होता है। मुझे वर्ण क्षमता का अनुपात पूछा है। मुझे पता है, क्या पता है, देखो एक होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे में बैंडविड्थ। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। दरअसल क्वालिटी फैक्टर को क्या बोला जाता है, क्वालिटी फैक्टर को क्या बोला जाता है, ये जो होता है ना क्वालिटी फैक्टर, ये उल्टा होता है किसका, वर्ण क्षमता का, वर्ण क्षमता का, वर्ण क्षमता का। तो यहां से जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। इसका मतलब जो बैंडविड्थ अपॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगा मेरा वर्ण क्षमता हो जाएगा, वर्ण क्षमता हो जाएगा। तो देखो अनुनाद आवृत्ति की बैंडविड्थ नहीं, बैंडविड्थ अपॉन अनुनाद, बैंडविड्थ अपॉन अनुनाद, है ना। ये रहा बैंडविड्थ और ये रही अनुनाद फ्रीक्वेंसी, उच्च निम्न नहीं। ठीक है बेटा, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। वर्ण क्षमता क्या होती है, वर्ण क्षमता यानी कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटा बैंडविड्थ। यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो बैंडविड्थ और रेजोनेंस का अनुपात जो है वो आपका प्रश्न का उत्तर है। आगे चलो, ये देखो, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरह से प्रश्न डाले जाते हैं क्योंकि अभी नए नए, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें नई नई आ रही है। तो देखो आराम से, समानांतर परिपथ में आरएलसी नेटवर्क के अंदर सोर्स आरएलसी नेटवर्क के नेपियर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखो बेटा आराम से देखो, ये जो नेपियर फ्रीक्वेंसी है ना, नेपियर फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, 1 अपॉन 2 इंटू क्या, समय नियतांक, 2 इंटू समय नियतांक। बहुत अच्छा सर। सर अब अगर मैं समय नियतांक बोलूंगा तो मेरे पास कौन से नेटवर्क होंगे, या तो समय नियतांक क्या हो जाएगा, टॉक बराबर क्या होता है L अपॉन R, हमें पता है, हाँ। या फिर टॉक बराबर होता है R और C। अब जो भी दिया हुआ है वो लिखो। तो नेपियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो 1 अपॉन क्या होता है, 2 टॉ होता है ना। ये समय नियतांक को टॉ कहते हैं। तो बेटा ये या तो 2L अपॉन R, तो ये R ऊपर चला जाएगा तो R 1 अपॉन 2L। तो ये ऑप्शन में है क्या, नहीं सर ये ऑप्शन में नहीं है, तो इससे निकालो। तो नेपियर फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन 2RC, क्या ये है क्या, बिल्कुल ये है। ठीक है, देखो बेटा इससे भी हम नेपियर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अगला आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है राशि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का
स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, प्रतिबाधा हो जाएगा। आगे चलो। ये लो, ये कह रहा है 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक प्रत्यावर्ती धारा की उच्चतम धारा इतनी है 120 है, तो इसकी तात्कालिक धारा निकालनी है। मुझे ये सिंपल सा बताओ, ये क्या दे रखा है मुझे? 120। कौन सी मान दे रखा है? उच्चतम मान ज्ञात करना है। और कोई भी चीज मैं निकालूंगा उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? I बराबर Im साइन ओमेगा टी होता है या नहीं होता? हाँ सर होता है। यानी कि मैं Im को सीधा ये लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने लिख दिया 200, फिर साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखूंगा? ये देखो 60 हर्ट्ज है, तो साइन ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? 2 पाई एफ इंटू टी होता है? हाँ सर होता है। अब देखो आराम से, आई बराबर ये लिखा 200, ये लिखा साइन, और ये क्या है? 2 पाई, और एफ कितना है बेटा? देखो 60 इंटू टी। यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा? 200 साइन। अब देखो 2 इंटू 60 120 टी, तो देखो ये आंसर किस में है? तो 200। अब सबसे पहले देखो 200, ये देखो 200 नहीं बेटा 120 है, 200 नहीं 120 है, सॉरी माफ कीजिए। ये क्या है? 120, 120 और 120। सबसे पहले देखो 120 कहाँ है? यहाँ है? नहीं है, नहीं है। 120 है, 120 है, यहाँ पर क्या है? 120, तो ये 120 और आंसर। आसान। इसी तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, अब ये क्या कह रहा है? एक एसी वोल्टेज के माध्यम से आपूर्तित एक प्रेरक के अंदर शक्ति वर्ग कैसा होगा? कैसा होगा? सिंपल सा बात है, जैसा अपने धारा का मान होगा उसी के प्रपोर्शन होगा। धारा कैसी है? प्रत्यावर्ती है या नहीं? बस ज्ञात रंग होगा। ठीक है, चलिए आगे चलो। आगे चलो, ये लो, अब ये कह रहा है 230 वोल्ट के प्रभावी मान के बराबर, यानी कि आरएमएस मान के बराबर 60 हर्ट्ज वोल्टेज और 0.265 हर्ट्ज की प्रेरकत्व इंडक्टेंस को आरोपित किया जाता है। तो प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है। देखो बेटा, प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा इनटू एल। पानी लेके आना। तो यहां से मैं कह सकता हूं डब्ल्यू बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है बेटा, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ, एफ का मान कितना है? 60, और एल कितना है मेरा? 0.265। ठीक है बेटा, अब देखो आराम से चलो, यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां से पॉइंट हटाओगे, चलिए तो हमें 2 इंटू 22/7, ये क्या है? पाई, और ये क्या है? 60, और ये पॉइंट। अब देखो इसको हल करने का तरीका, पूरा कभी भी एग्जाम में हल नहीं करते। अब देखो ये क्या है? 2 इंटू 22, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.14 लिख दो फटाफट से। 2 इंटू 3 इंटू 60 इंटू ये कितना है? 265, और नीचे क्या है? 1000। अब देखो आराम से सॉल्व करो, 2 तिया 6 और 6 छंग 36, यानी कि यहाँ क्या है? 360 को किससे गुणा किया हुआ है? 250 डिवाइडेड बाय 1000। बेटो पूरा सॉल्व मत कर जो अटे, ये मान लो 250 है, ये 250 है, और ये क्या है? 1000 है। अब देखो आराम से करना है, 2 तिया 6, 6 छंग 300। यहाँ देखो ये 4 बार चला गया, हाँ सर चला गया, ये इससे 90 चला गया, यानी 90 के पास वाला मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर क्या हो जा? 100 हो गया। आराम से देखो, चलो आगे चलो, अगली से ये लो। अब ये कह रहा है 50 माइक्रोफेराड के संधारित्र है, 230 वोल्ट और 50 की आपूर्ति से जोड़े तो उच्चतम धारा निकालनी है। आराम से देखो, सबसे पहले धारा के लिए मैं क्या निकालूंगा? आई। आई बराबर क्या होता है? V अपॉन एक्सी। ठीक है, अब एक्सी बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू सी, तो V ओमेगा सी। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आगे चलो, तो आई बराबर V कितना है? 230, तो लिख दो 230। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू ये 3 मतलब कि पाई। अब उसके बाद एफ, एफ कितना दे रखा है? 50, और सी कितना दे रखा है साथियों? ये रहा 50 माइक्रोफेराड, यानी कि 10 की घात माइनस 6। अब देखो इसको मुझे हल करना है, पूरा मुझे हल नहीं करना है। देखो आराम से, ये कितनी है? 6 पावर, ये देखो 1 0 2 0 3 0, मुझे 3 0 हटा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 23 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे क्या हो गया? 10 की घात माइनस 3। हाँ सर, यहाँ 10 की घात माइनस 3। अब देखो आगे, और यहाँ क्या है? 23, मैं 23 को 25 मान लू? हाँ 25 मान लो, तो देखो 25 इंटू 25 क्या हुआ? 625 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 की घात 1000 या 1000, यहाँ तक भी मान लो? ठीक है सर मान लो। अब देखो 625 का डबल 1250, 1250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000। सर 1250 को एक साथ तिगुना कितना हो जाएगा? जल्दी से को, 12 या 36 और 1 37, यानी कि 3750।
डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर क्या हो गया 3.7 मेरा आंसर। ये देखिए आंसर। इस तरह से आपको हल परीक्षा में करना है और परीक्षा में आप ऐसे ही हल करोगे तभी आप समय पर कर पाओगे। आ जाओ आगे, अगला 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 अगला, ये लो। अब ये कह रहा है एक शुद्ध धारिता परिपथ है तो ताक्षणिक शक्ति का अधिकतम मान ज्ञात करो। जल्दी से बताओ क्या होगा, मुझे ये बताओ। ताक्षणिक शक्ति निकालनी है यानी कि P निकालनी है। P बराबर क्या हो जाएगा, V RMS I RMS cos फाई। अब ये क्या कह रहा है, शुद्ध धारितीय परिपथ है। शुद्ध धारितीय परिपथ का मतलब क्या होता है, शुद्ध धारितीय परिपथ का मतलब होता है यहाँ पे मेरी वोल्टता और यहाँ पर मेरी धारा और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 60। अब ये कह रहा है ताक्षणिक शक्ति पर अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर मुझे अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम मान कब ज्ञात कर पाऊंगा, जब इसका मान कितना हो जाएगा, मेरा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा यहाँ गड़बड़ है। ये कह रहा है खपत शक्ति, खपत शक्ति। तो खपत शक्ति कितनी होती है, ये देखो P बराबर VI और cos 90, तो वैल्यू होगी मेरी P बराबर 0। इसको सही करना है, ये 0 है ना। चलिए समझ में आया। ये पूछ रहा है खपत शक्ति कितनी होगी, या कंज्यूम पावर के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन में। चलिए आगे चलो, ये लो अगला प्रश्न। ये कह रहा है एक संधारित्र एसी परिपथ में क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा संधारित्र है तो यहाँ पर मेरी क्या है, वोल्टता, और ये संधारित्र का गुण क्या है, लीडिंग करने का। कौन लीडिंग, धारा किससे, वोल्टता से। तो देखो ये वोल्टता, इससे आगे कौन है, धारा कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो संधारित्र एसी परिपथ में क्या करेगा, धारा वोल्टता से आगे रहेगी, बिल्कुल सही है। वोल्टता धारा से आगे, गलत। ये क्या कह रहा है, वोल्टता धारा के साथ फेज में नहीं, ये तो प्रतिरोध का होता है, और धारा वोल्टता के साथ सेम में नहीं, तो ये अग्रगामी होगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे फटाफट से मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। ये लो, अब ये कह रहा है यदि E मेरी क्या है, वोल्टता, I मेरी धारा, AC नेटवर्क की प्रवेश्यता निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रवेश्यता। मुझे पता क्या है, मुझे ये पता है कि एक मुझे पता है प्रतिरोध होता है, बिल्कुल सही है, और प्रतिरोध यानी कि प्रतिबाधा कह सकता हूं, हाँ सर प्रतिबाधा कह सकता हूं। AC में प्रतिबाधा होता है, और प्रतिबाधा जो होती है प्रवेश्यता का क्या होती है, उल्टा होती है, बिल्कुल प्रवेश्यता का उल्टा होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो मेरी प्रवेश्यता होगी ना, यानी कि प्रवेश करने की क्षमता किसकी, धारा की, वो क्या होगी, 1 बटा क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। बहुत सही। तो अब प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, प्रतिबाधा यानी कि वही आर, आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई नहीं होता, यहाँ V की जगह क्या दिया हुआ है अपने को, E बटे में आई। अब इसको ऊपर भेज दो, तो यानी कि प्रवेश्यता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा I बटे में E, है ना दोस्तों। इसी तरह से आपको वहां पे प्रश्नों को उड़ाते हुए चलना है। आ जाओ आगे चलते हैं। ये लो, ये कह रहा है टाइम डोमेन में Vt बराबर 100 cos ऑफ 400t माइनस 30 वोल्ट में फेज निरूपण करना है। देखो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे ये वैल्यू दे रखी, हाँ मुझे पता चल रहा है। अब ये क्या मान है, ये मेरे पास अधिकतम मान है। क्या है, अधिकतम मान है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसका फेजर रूप लिखूंगा तो ये भी मेरा अधिकतम होगा। तो ये 10, ये 100 तो सब में आएगा, यानी कि अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, -30, -30 का मतलब किसका, वोल्टेज का। तो निश्चित रूप से किसका फेजर बना रहा है, संधारित्र का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -30, ये लगा दो और ये आंसर आ गया। चलो आगे चलो फटाफट से। ये लो, अब ये कह रहा है एसी परिपथ में यदि शक्ति गुणांक अग्रगामी है। अग्रगामी कब होता है, जब संधारित्र सर्किट होता है। बहुत सही है। चलिए, तो परिपथ क्या है, संधारित्र। अब आगे क्या आना चाहिए, संधारित्र आना चाहिए। ये प्रेरणिक गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर तो मेरा आ गया, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। और यदि शक्ति गुणांक पश्चगामी है तो परिपथ कैसा है, प्रेरणिक। आंसर आ चुका है, समझ गए। इसी तरह से, इसी रफ्तार से आपको आंसर निकालने हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न बेटा एक याद करने वाला प्रश्न है, पूछेगा शून्य स्पंदन आवृत्ति के लिए 0 बीट फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए जो परिचालन होता है वो किसके आधार पर होता है। तो ये प्रश्न कभी मत छोड़ना। ये प्रश्न जो अलग दिखे वही आंसर है, हेट्रोडाइन सिद्धांत पर जो 0 स्पंदन आवर्ती मीटर काम करता है। ठीक है, चलो आगे चलो। चलिए अगला, ये कह रहा है प्रत्यावर्ती मात्रा की कला धनात्मक है, इसका मतलब क्या है। प्रत्यावर्ती का मान धनात्मक है, इसका मतलब क्या है, फेज अनुक्रम जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस है। यानी कि ये क्या है, अपने अधिकतम मान पर पहले पहुंचेगा, उसके बाद दूसरा पहुंचेगा, उसके बाद तीसरा पहुंचेगा। निश्चित रूप पे ये इसलिए होगा क्योंकि t बराबर 0 पे इसका मान लिया गया है। t बराबर 0 पे इसका मान लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलो। ये लो, फटाफट से करो ये क्वेश्चन।
यदि एक प्रत्यावर्ती धारा AC वोल्टता E बराबर EM cos ओमेगा t है, तो बताओ कला कोण कितना है? मुझे बताओ कला कोण कितना दिख रहा है आपको? ये E बराबर EM cos ओमेगा t, ठीक है? तो प्रत्यावर्ती की कला कोण निकालना है। कला कोण किससे निकालते हो? धारा से? आराम से देखो, आराम से। ये क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से एक ग्राफ बनाओ और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अब देखो, इसको ऐसे समझो। अब ये क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा AC वोल्टता कितनी दे रखी है? E बराबर EM cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है? तो मुझे क्या निकालना है? मुझे कला कोण निकालना है, ठीक है? कला कोण निकालो। तो कैसे निकाल पाएंगे? अच्छा, सामान्यतः हम क्या देखते हैं? हम सामान्यतः कोई भी वेव होती है, तो अब मेरे को धारा I होगा, वो I क्या होगा? I क्या निकालते हैं? I बराबर IM sin ओमेगा t। हम रेफरेंस क्या मानते हैं? हम कोई भी चीज का रेफरेंस क्या मानते हैं? साइन। अब जो साइन है उससे ये कॉस पे जा रही है, यानी कि साइन पे कॉस जाने का मतलब क्या है? 90 डिग्री से आगे नहीं है। हाँ, अगर ये एक ही कोण पे होती, यानी कि रेफरेंस पे होती, साइन पे होती, तब तो मैं 0 मान लेता। तो 0 तो नहीं होगा, 30 भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 90। यानी कि ये अगर ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये शुद्ध L या शुद्ध क्या है? शी है। लेकिन E का मान क्या दे रखा है? कॉस। लेकिन हम रेफरेंस क्या मानते हैं? साइन। यानी कि अगर ये मेरी एक साइन तरंग है, साइन तरंग कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है? और कॉस कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। हाँ सर, ऐसे बनाते हैं। यानी कि ये मेरी साइन है, तो यहां से पलट के, और ये मेरी कॉस है, यानी कि कहीं ना कहीं इससे क्या है? 90 डिग्री आगे। तो इससे सिंपल भाषा में ये समझो कि एक प्रत्यावर्ती धारा AC वोल्टेज अगर E इक्वल टू EM साइन ओमेगा t है, तो रेफरेंस में क्या लेता हूं? साइन ओमेगा t। यानी साइन और कॉस के बीच में अंतर कितना है? 90 डिग्री का। तो बस यही आप ध्यान में रखें। आगे चलो, आगे चलो। ये रहा एक ज्यावक्रीय वोल्टता E बराबर 50 साइन 200 पाई टी है, निरूपित करता है, तो आवृत्ति की गणना करो। मुझे बताओ ये क्या दे रखा है? कोई भी चीज होती है, मैं हमेशा ये लिखूंगा I बराबर IM साइन ओमेगा टी। ये देखो बेटा, यहां पर भी यही रेफरेंस है और यहां पे भी मैंने यही रेफरेंस माना है। I बराबर IM साइन ओमेगा टी, है ना? यही रेफरेंस है, ठीक है? अब आगे चलो। यानी कि सर यहां पे मैंने क्या लिखा? I बराबर IM साइन ओमेगा टी लिखा, यानी ओमेगा, या देखो ये IM की वैल्यू क्या है? 50। पूछिए क्या? नहीं। साइन साइन बराबर है, ये ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई देखो 200 पाई। क्या आ गई? 200 पाई। अब ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ये किसके बराबर है? 200 पाई के, ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर? ये पाई से पाई कैंसिल, और एफ की वैल्यू क्या हो गई? 200 बटे में 2, यानी कि 100 हर्ट्ज मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? चलिए आगे, आराम से चलो आगे। ये लो, अब ये कह रहा है 100 ओम प्रतिरोध पर 115 वोल्ट और 60 हर्ट्ज वोल्टेज दिया गया है, तो वोल्टेज के लिए सही समीकरण बताओ। मुझे बताओ ये क्या दिया हुआ है? आरएमएस। और हमेशा मुझे क्या पता है कि V बराबर क्या होता है? चाहे V हो या I हो, V बराबर VM साइन ओमेगा t होता है। ये VM है। अब देखो, मुझे पता है कि जो VM होता है ना, वो √2 टाइम्स होता है किसका? VRMS का होता है। अपने को यहाँ रख दो, तो यहाँ पर √2 इंटू VRMS इंटू साइन ओमेगा टी। तो देखो V बराबर √2 को √2 रखा, रख दिया सर। ये क्या है? आरएमएस मान, तो यहाँ रख दिया 150। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, और एफ कितना है? ये रहा 60 इंटू टी। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? हाँ सर, समझ गए। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो बेटा, पूरा पीछे तो सब सेम है। अब देखो 60 इंटू 2 120, और ये लगभग 3, यानी कि 300 के पास आंसर आएगा। तो ये तो हो गया मेरा गलत। अब देखो, वैल्यू 115 का दो गुना ज्यादा है, यानी कि 2 में अगर मैं 2 गुना करूंगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। तो देखो बेटा, ये 16 तो आंसर हो नहीं सकता, और 1.3 बहुत कम है, तो आंसर बचा ही क्या है? ये करके देख लो, यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 115 में √2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। आओ अगला क्वेश्चन, ये लो बेटा। ये कह रहा है नीचे दी गई आवृत्ति समय के साथ बदलती है, तो बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? सिंपल सा बात है, ये ऐसा नहीं लग रहा e टू द पावर कुछ है, यानी चर घातांकीय। देखो अवमंदित ज्या तरंग होती है, तो ज्या तरंग तो कैसी होती है? इस तरह से। क्या ये ऐसी दिख रही है? क्या नहीं दिख रही? क्या इस तरह से दिख रही है? क्या नहीं दिख रही? दिष्ट तरंग कैसी होती है? ऐसी। तो ये क्या है? एक चर घातांकी समीकरण है, जो इस तरह से होता है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो बढ़िया।
आगे चलो आगे चलो, ये लो 137वां प्रश्न। यदि दो ज्यावक्रीय रूप से अलग अलग प्रत्यावर्ती धाराओं में वर्ग माध्य मूल 5 है और 75 7.5 एम्पियर है, ये पहला क्या है? अच्छा दोनों ही है, ये आरएमएस है 5 और इसका आरएमएस है 7.5। 50 हर्ट्ज की समान आवृत्ति है, तो अधिकतम मान निकालना है आराम से। देखो भाई, आरएसएम मान अपने को दे रखा है, अगर मुझे अधिकतम चाहिए तो मैं क्या करूं, √2 इंटू क्या कर दो, आरएमएस, यही तो हो जाएगा। तो पहली का मान कितना हो जाएगा, देखो पहली का Vm1 बराबर √2 इंटू VRMS, पहली तरंग का, देखो दो तरंगे है, पहली का क्या है 5 है ना, तो मैं क्या करूंगा √2 इंटू 5 कर दूंगा, √2 इंटू 5 कर दूंगा। अब देखो आराम से देखो, जो भी मान आएगा 5 से ज्यादा आएगा, हाँ आएगा, तो 5 तो नहीं आएगा, तो ये तो खत्म हो गया। ऐसे ही करना है सॉल्व। अब दूसरे पे आओ, Vm2 बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू VRMS, यानी कि दूसरे का वर्ग माध्य मूल, तो दूसरे का कितना है बेटा, देखो 7.5, तो √2 इंटू 7.5, यानी कि जो भी मान आएगा वो 7.5 से 2 गुना से ज्यादा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, करने की जरूरत है क्या, ये देखो 5 इंटू √2, एग्जैक्ट 10 तो आएगा नहीं, तो ये भी मेरा क्या हो गया एग्जैक्ट 10, ये नहीं आएगा। तो देखो करके देखो, 5 दूनी 5 इंटू 1.7, यानी कि लगभग आया 7 के आसपास, 7 के आसपास। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया, ये 10 नहीं आया, तो मेरा आंसर क्या है ये 7.5। अब इसको गुणा करो, तो ये क्या है 1.4 इंटू 7.5, तो ये लगभग लगभग आ जाएगा आपका 10.6। ठीक है, आसान है, बस इसी तरह से आपको करना है। याद क्या रखना है इसमें, याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, याद ये रखना है कि जो VRMS होता है ना मान, वो क्या होता है, वो अधिकतम मान का √2 होता है, बस ये याद रखना है। आगे चलो, ये लो बेटा, अब ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा को ज्ञात तरंग की 50 हर्ट्ज दी गई है तथा वर्ग माध्य मूल मान कितना है 20 है, तो सही समीकरण बताओ। समीकरण होता क्या है मेरे पास, क्या है, धारा है, हाँ, तो I बराबर IM, ये मेरी मानक समीकरण है बेटा, ये मेरी मानक समीकरण है, अगर V होगा तो V, I होगा तो I, ये क्या है मेरी मानक समीकरण, मानक समीकरण, मानक यानी कि स्टैंडर्ड। अच्छा, मुझे क्या दिया हुआ है, वर्ग माध्य मूल मान यानी कि RMS दिया हुआ है, तो RMS कितना दिया है मुझे, मुझे दिया RMS मान 20। अगर मुझे RMS मान का 20 दिया है, तो मैं IM निकल सकता हूं, अभी मैंने बताया है, ये देखो अभी मैंने बताया है, क्या बताया है, ये देखो सर, कि RMS निकालना हो और VM निकालना हो तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस कर दो, तो देखो ये रहा। तो अब मुझे IM चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, IM निकालना है, तो मैं इसमें √2 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, √2 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब देखो, तो मेरी समीकरण क्या हो जाएगी, I बराबर 20 इंटू √2 इंटू साइन जो भी होगा, ठीक है। अब देखो जो भी होगा मेरा √2 से गुणा होगा, तो मेरा ये हो सकता है क्या, नहीं, ये हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ देखो बेटा जस्ट डबल तो नहीं है ये, तो 40 भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये हो गया, करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, जो भी होगा वो उससे डबल हो जाएगा। आगे चलो आगे चलो, ऐसे ही आपको वहां हल करना है क्वेश्चंस। ये देखो 150 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 100 ओम है और प्रतिरोध को स्वतंत्र रूप से प्रदान किया गया है, ताक्षणिक धारा का नाम मान ज्ञात करो। देखो बेटा आओ, तो आई बराबर क्या होता है, आई एम साइन, ये आई क्या है, अधिकतम ओमेगा टी, ठीक है बेटा। अच्छा सबसे पहले तो देखो ये 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले आई, यानी कि आई एम, ओमेगा को क्या लिख सकता हो, देखो आई बराबर, देखो ये आई है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई बराबर ये ऐसा नहीं हो सकता है V बाय आर, हाँ सर हो सकता है, तो लिखो V M बटे आर, लिख दिया, ओके। अब देखो ये है साइन, या ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है लगभग 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 3.14 होता है, आप 3 मान लो। F कितना है 50 इंटू क्या है T, है कि नहीं, फटाफट से देखो, ये देखो 5 दूनी या 2 तिया 6, 6 पंजे 30, लगभग 300 के आसपास ये आना चाहिए, तो या तो ये होगा या ये होगा, ये तो गलत। अब आ जाओ, तो यानी कि मुझे यहां तक समझ में आ गया, या तो मेरा बी होगा या सी होगा आंसर। अब इधर आओ, आई बराबर मेरे को वीएम निकालना है, मेरे को ये क्या दिया, VRMS दिया, VRMS दिया, तो मुझे वीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा √2 इंटू VRMS,
डिवाइडेड बाय आर कितना है 10, आर कितना है 10, यहाँ क्या है साइन, क्या होगा 300t, लगभग 300t मान लो, ठीक है। अब देखो 300 पाई टी, अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या है आई बराबर, ये क्या है √2 इंटू वी आर एम एस कितना है देखो 150, कितना है 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू साइन 314 पाई टी, है ना। अब देखो ये तो सॉल्व, ये 0 0 यानी जो भी वैल्यू होगी वो 15 से ज्यादा आएगी, तो ये 15 से ज्यादा, तो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 21.21। करके देख लो 15 को मल्टीप्लाई इससे, 15 को अगर 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग मेरा 21 आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है, पूरा हल नहीं करना है। यह बैच केवल आपको रिवीजन की दृष्टि से आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। आगे चलो, एक परिपथ में दी गई वोल्टता का व्यंजन ये है, यानी Vt बराबर 170 साइन 6280 t प्लस पाई बाई 2 इंटू दिस, आवर्ती निकालनी है। देखो बेटा आवर्ती आएगी कहां से, यहां से। हमारी समीकरण क्या है कि V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, बेटा ओमेगा को कंपेयर करो, ओमेगा, ओमेगा यहां से क्या आ रहा है 6280 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू पाई, पाई को मैं क्या लिख सकता हूं 3 लिख दूं, नहीं 3.14 क्योंकि ये कटेगा। अब देखो इंटू एफ मुझे निकालना है और बराबर 6280। देखो बेटा गौर से, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आया 100 आया, आया बिल्कुल आया। ये देखो 314 628 का जस्ट डबल नहीं है, हाँ सर डबल है। अब देखो 2 से काटा ये 20 बार तो 10 आया, तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ गई 1000 हर्ट्ज आ गई, 1000 हर्ट्ज, ठीक है। इस तरह से आपको फटाफट से आंसर निकालना है और अपने सफलता को सुनिश्चित करना है। आगे आओ, अब ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर इतना मान दे रखा है, यदि इसके सीरीज सर्किट से होकर प्रवाहित की गई जिसमें 100 ओम का प्रतिरोध और 0.318 मानो हेनरी का प्रेरकत्व है, तो प्रतिरोधक में वोल्टेज का ताक्षणिक मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो आराम से ज्ञात करो। आई का मान दे रखा है, ये दे रखा है, ओके। अब मुझे किसका पूछा है, प्रतिरोध का पूछा है, मुझे प्रतिरोध का, मुझे सिंपल ये बता दो, प्रतिरोध में जहां वोल्टेज होती है वहीं धारा होती है कि नहीं होती है? हाँ सर होती है। यानी फाई का मान 0 होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। यानी कि ये क्या है, ये 100 पाई टी है। तो बेटा अगर आई यहां पर है तो वी भी इसके साथ 100 पाई टी रखेगा, हाँ रखेगा। तो देखो 100 पाई टी कहाँ है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बेटा ऐसे ही करना है तभी नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, v निकालना है, मुझे क्या निकालना है v। तो v बराबर क्या होता है vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मुझे समझ में आ गई क्या है। ठीक है, अब v बराबर vm निकालना है। बेटा ये क्या है im, क्या है im, ये कितना है 414 बट्टे में यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है 100 ओम, कितना दे रखा है 100 ओम। तो यहाँ लग दो मेरा 100 ओम, तो लगभग ये मेरा ये 100 आ गया। ठीक है, अब 100 ओम ये क्या है 414 के लिए सीरीज में होकर प्रवाहित की गई वोल्टेज का ताक्षणिक मान ज्ञात करना है। ठीक है, ताक्षणिक मान के लिए हाँ हाँ चलिए 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 ताक्षणिक मान। ठीक है, अब देखो v बराबर, अब मुझे पता है v बराबर क्या होता है i इंटू आर होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा im इंटू आर एम इंटू साइन, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई f कितना है 50 इंटू में t। अब देखो ये कैसे लिखा सर, ये देखो vm, vm बराबर v इक्वल टू क्या होता है i इंटू आर होता है। बस इसको v बराबर im कितना दे रखा है, ये रहा 414 इंटू आर क्या दे रखा है 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय साइन, ये क्या हो जाएगा 100 पाई टी। फटाफट से देखो 414 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपको हल करना है चीजों को। यहां पर गेम था जो मैंने आपको बता दिया, v बराबर vm साइन ओमेगा टी। तो v बराबर इस vm को मैंने क्या लिखा im और rm का मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, बस इतना ही करना है आपको। आगे चलो, ये आपके यूपी आरवीएनएल में पूछा गया था प्रश्न 2021 में, ये देखो अभी का लेटेस्ट है। वापस से बता देता हूं, इसके अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है v बराबर vm साइन ओमेगा टी। पहली चीज क्या चेक करोगे कि प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज क्या होती है, एक ही फेज में रहती है, यानी कि मेरा फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या है 100 पाई, तो यहाँ पे भी मेरा 100 पाई वाला आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा मुझे क्या देखना है, दूसरा मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर देखो vm बराबर im इंटू आर एम, ये रहा im, ये रहा im, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलो, ये लो, ये फिर से देखो यूपी आरवीएनएल 2021 का क्वेश्चन है, अभी का क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है,
20 माइक्रोफेराड धारिता वाला संधारित्र है, एक संधारित्र बना दो जिसकी धारिता कितनी है, 20 माइक्रोफेराड है, ठीक है। 100 वोल्ट इसको मैंने क्या दिया है, 100 वोल्ट की सप्लाई दी है और 50 हर्ट्ज की इसकी आवृत्ति है। 120 ओम के गैर प्रेरण प्रतिरोध यानी कि शुद्ध प्रतिरोध है, कितना है, 120 ओम है, ठीक है, के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो बताओ शक्ति की गणना करो, मुझे बताओ खपत करेगा कौन, खपत करेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल देता हूं तो मैं यहाँ से सिंपल निकालूंगा पी बराबर आई स्क्वायर आर। हाँ, तो देखो अब मुझे आई चाहिए तो मुझे सबसे पहले एक्सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो करो। तो मैं कह सकता हूं एक्सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। आप क्या हो गए, हाँ, तो एक्सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन, ये देखो बेटा 2, पाई को ले लो 3, पाई को ले लो 3, और एफ कितना है, देखो 50, ये कितना है 20, और माइक्रो को क्या लिखता है 10 की घात माइनस 6। ये 10 की घात माइनस 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 100, क्या हो गया, 2 पंजे 10 और ये 100, और यह 3 और ये कितना हो जाएगा 60, और यहाँ 10 की घात अभी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से सॉल्व किया है इसको, तो ये कितना हो गया 10 की घात 6, और यहाँ पर देखो 6 इंटू 10 की घात क्या हो गया 3। समझ में आ रहा है बेटा, ये देखो 6 इंटू 1 2 3, ये 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर चला जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 10 की घात 6 माइनस ऑफ 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय 6। हाँ सर, यहाँ समझ में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ तक समझ में आया, आया। तो ये क्या है मेरा, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा 1000 डिवाइडेड बाय 6। अब 1000 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको मैं डायरेक्ट 5 मान लूं, हाँ 5 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 200 ओम। तो 200 ओम का मेरा क्या हो गया, ये कितना आ गया 200 ओम आ गया, ठीक है। अब ये 200 ओम है, ये क्या है 120 ओम है। अब फटाफट से मैं Z कैलकुलेट कर लेता हूँ। Z बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ये कितना है आर, दो आर कितना है 120 का स्क्वायर, और ये कितना है 200 का स्क्वायर। फटाफट से इसको सॉल्व करो तो बेटा देखो 120 का स्क्वायर यानी कि 144 का 00, और ये कितना हो जाएगा 4000, 120 का 144 है ना, 144 डबल 0, और ये हो जाएगा 400। और भाई साहब ये तो खतरनाक हो गया वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, ये 20 से 20, और ये क्या है 00 से 44, और ये कितना है 5, ये हो गया। अब देखो आराम से, ये देखो मुझे दिख रहा है 25, 25 का मतलब 625, और 24 का मतलब क्या होता है 576, है ना 576, और 24 हो गया, 23 का होता है 529, तो लगभग ये 23 के आसपास है, और 2 जीरो है तो मैं 1 जीरो लगा देता हूं, तो ये मेरा नेट Z आ गया Z। यानी कि यहां से अब मैं क्या निकाल सकता हूं, I निकाल सकता हूं। I बराबर क्या होता है V अपॉन I बराबर V बटे में Z। V कितना है देखो बेटा 100, V कितना है 100, और Z कितना है 230। बस अब इसको सॉल्व मत करो, अब यहां से सीधी पावर, क्योंकि खपत कौन करेगा सिर्फ प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा P बराबर 100 डिवाइडेड बाय, मैं अब इसको और कैसा मान सकता हूं, इसको मैं 230 इंटू 100 बटे 230, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये देखो स्क्वायर इंटू आर कितना है बेटा 120, 120। अगर मैं इसको 240 मान लेता हूं, क्यों माना मैं अभी बताता हूं, ताकि ये सीधा सीधा इससे कट जाएगा, ठीक है। इसको और कटा तो ये कितना हो जाएगा 50, अब 50 बटा 250 लगभग लगभग देख लो ये 30 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सब करना होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न ज्यादा कैलकुलेशन का है क्योंकि इसमें नंबर आपके कटवाने होते हैं उसको। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, 150 वोल्ट आरएमएस और 50 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती वोल्टा में 0.2 हेनरी का प्रेरकत्व इंडक्टेंस स्वतंत्र रूप से दी गई, तो ताक्षणिक धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है ना, तो ताक्षणिक धारा कैसे निकालोगे, I बराबर IM साइन ओमेगा टी, ऐसे ही निकालोगे। अब ये क्या कह रहा है इंडक्टेंस है, अच्छा इंडक्टेंस है, यानी कि इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहता है इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। सर इसका बिहेवियर लैगिंग होता है। सर ये लैगिंग कौन होता है, तो लैगिंग धारा होती है, किससे होती है, वोल्टेज से होती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरी वोल्टेज है तो धारा यहाँ बनेगी 90 डिग्री पीछे बनेगी, यानी कि π/2 पीछे बनेगी। अब ये क्या कर रहा है, शुद्ध प्रेरकत्व है ना। तो अब देखो यहाँ पर देखो किस में π/2 है, तो एक ही ऑप्शन है जहां π/2 है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडक्टर ही है जिसमें धारा पीछे रहती है π/2, ठीक है बेटा। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलो आगे चलो, ये लो ये लो, ये कह रहा है 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की आवृत्ति से आपूर्ति करते हुए ओम के प्रतिरोध 11.56 ओम संधारित्र में प्रतिक्रिया करने वाले श्रृंखला आरएलसी
आरसी परिपथ में फेज कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात करो। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, एक तो ओम में प्रतिरोध और संधारित्र में। बेटा यहाँ पे भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन है इनकम्प्लीट है। प्रतिरोध का ओम का मान तो दिया ही नहीं, ओम का मान तो दिया ही नहीं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में ओम का मान नहीं है, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, इनकम्प्लीट। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, जो कॉस होता है ना बेटा, वो कैसे निकालोगे, आर बटे जेड से निकालोगे। जो जेड होगा और इसको डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में करने की टेक्निक बताऊँ आपको, इसको देख लिया करो। यहाँ पे क्या दिया, कॉस इनवर्स की वैल्यू 30 है, यही आंसर है, क्योंकि उसको निकालना है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, तो आंसर ये लगा दो। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चलो आगे चलो, अगला चलो। 0.5 मिली हेनरी के प्रेरकत्व और 10 ओम के प्रतिरोध वाली कोइल में 200 वोल्ट के एसी आपूर्ति के साथ 25 माइक्रोफैराड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अनुनाद के समय प्रवाहित होने वाली धारा निकालो, यही पूछा है। अनुनाद के समय मुझे बताओ, अनुनाद के समय धारा कैसी जाएगी। अनुनाद में परिपथ कैसा होता है, शुद्ध रूप से प्रतिरोधी परिपथ होता है। ठीक है, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R। ठीक है, धारा बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये देखो बेटा, अनुनाद, अनुनाद कब होता है, जब मेरा एक्सएल मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एक्सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो साथियों मैं क्या कह सकता हूं, I बराबर V अपॉन Z, और इसमें मैं क्या कह सकता हूं, V बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। बिल्कुल सही है। अब जब अनुनाद है तो ये दोनों बराबर है, तो ये तो खत्म। तो I बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा V बटे R। अब मुझे V कितना दे रखा है, मुझे V दे रखा है मेरा साथियों 200, और R दे रखा है मुझे 10, तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, ये आंसर आ गया मेरा 20 एम्पियर। समझ गए। अनुनाद के समय हमेशा देखो, क्वेश्चन में अनुनाद दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्सएल बराबर एक्सी। ठीक है, और वहां से आप आंसर निकाल लेना। आओ अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। ये कह रहा है, एक शुद्ध धारकीय सरीक परिपथ के अंदर धारा वोल्टेज के साथ क्या संबंध होती है। सिंपल सी बात है, कैपेसिटर का नाम देखते ही क्या आएगा, लीडिंग। कौन लीडिंग, कौन लीडिंग होगी सर, इसमें धारा लीडिंग होगी। किससे होगी, वोल्टता से होगी। किससे होगी, वोल्टेज से होगी। तो बस ये वोल्टेज बना दो और धारा को कर दो लीडिंग नेचर में। तो इसमें देखो, अग्रगामी पश्चिगामी वाला तो हटा दो, सम फेज में भी हटा दो, क्योंकि ये तो प्रतिरोध में होता है। तो अपने आप आंसर आ गया। और शक्ति गुणांक तो हमेशा देखो, cos 90 क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर हो गया ये रहा, अग्रगामी और शून्य, आराम से। ठीक है, एक ही बार में आंसर मिल गया। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है, नियमित समय अंतराल पर अपनी ध्रुवता यानी कि प्लस माइनस बदलने वाला वोल्टता क्या कहलाता है। अभी मैंने बता दिया। अगर ये देखो, नियमित अंतराल पे यहाँ पर सब जगह पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस तरह क्या है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता ही तो है। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये क्या कह रहा है, प्रेरक इंडक्टर और संधारित्र कैपेसिटर जिसमें अकस्मात या अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं होती है, वो क्या हो जाएगा। सिंपल सा बताओ, मुझे बताओ, ये जो एक होता है प्रेरक, जो मैंने आपको समझाया है, ये क्या करता है, अचानक होने वाली क्या करता है, अचानक होने वाली धारा परिवर्तन का क्या करता है, धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। कैसे करता है सर, कि VL बराबर होता है LdI/dt। ठीक है, हाँ सर, धारा परिवर्तन का विरोध हो रहा है। हाँ, उसी तरह जो C होता है ना, वो क्या होता है, अचानक, C जो होता है वो क्या होता है, अचानक होने वाली क्या करता है, वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। क्यों करता है सर, देखो सर, I बराबर C dV/dt है ना, I बराबर C dV/dt हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब इंडक्टर क्या है, धारा का विरोध करेगा। इसका करेगा क्या, वोल्टेज का नहीं, वोल्टेज का, या तो ये और ये। अब देखो, ये तो वोल्टेज में कर रहा है विरोध, तो ये गलत हो जाएगा। तो संधारित्र किसका करेगा, वोल्टेज का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि इंडक्टर धारा परिवर्तन का विरोध करेगा और मेरा जो ये संधारित्र है वो वोल्टता परिवर्तन का विरोध करेगा। आगे चलो, ये लो अगला।
ये कह रहा है एक आरएल श्रृंखला परिपथ के अंदर आपूर्ति वोल्टेज और अनुकंपन हार्मोनिक्स में क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब भी आरएल परिपथ होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आरएल परिपथ में धारा लैग करेगी, लीड धारा क्या करेगी, लैग करेगी। जल्दी से देखो, इसका मतलब परिपथ में क्या हो जाएगा, धारा घटेगी। तो देखो धारा अपरिवर्तित रहेगी, नहीं, धारा बढ़ेगी, नहीं, धारा घटेगी, बिल्कुल सप्लाई के साथ रहेगी, नहीं, ये तो प्रतिरोध में होता है। ठीक है, चलो आगे फटाफट से, ये लो 150 यहां तक। एक आरएलसी श्रृंखला में सर्किट के अंदर प्रेरक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, 10 है, धारिता प्रतिघात 10 है। तो बताओ आपूर्ति के साथ कला कोण कितना होगा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये देखो, क्या इसमें एक्सएल बराबर एक्सी है क्या, हाँ सर है। क्यों, क्योंकि ये भी 10 ओम है और ये भी देखो 10 ओम है। जब भी ये 10 ओम है यानी परिपथ कैसा है, अनुनाद है। अनुनाद में परिपथ क्या है, अनुनाद। और अनुनाद जब भी होता है तो परिपथ क्या होता है, इकाई शक्ति गुणांक वाला। क्या होता है, इकाई शक्ति गुणांक वाला। इकाई शक्ति गुणांक क्या होता है, जब वोल्टेज और धारा एक ही फेज में होती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। जल्दी आ जाओ, जल्दी चलो। अभिक्रियाशील शक्ति क्या होती है, यानी कि मेरे को पूछा है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर उसको किस में लेते हैं, केवीएआर में लेते हैं। ये लीजिए केवीआर में। आगे चलो, अगला अगला अगला, ये लो, ये रहा। ये कह रहा है एक आरएलसी परिपथ में जब आपूर्ति धारा अनुनाद से आवर्ती से अधिक होती है। आराम से चलो, कल मैंने क्या बताया था, सर आप चुपचाप से क्या बना दो, ये बना दो। ये श्रेणी बोल रहे, ये श्रेणी बोल रहा है, हाँ, तो यानी कि यहाँ क्या होगी, लैगिंग। कौन होगी, धारा। पीछे की तरफ करोगे ये अनुनादी आवृत्ति, पीछे की तरफ करोगे तो ये क्या होगा, ये लीडिंग होगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है, एक आरएलसी श्रृंखला परिपथ में आपूर्ति क्या हो, अनुनाद से ऊपर हो। तो अनुनाद से ऊपर कैसी प्रकृति है, लैगिंग। किसकी, धारा की। किससे, वोल्टेज से। तो देखो सप्लाई धारा वोल्टेज से आगे रहती है, नहीं, ये लैगिंग है यानी पीछे रहती है। तो सप्लाई धारा वोल्टेज से क्या रहेगी, पीछे। सप्लाई धारा वोल्टेज के फेज में नहीं, शून्य रहेगी, नहीं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो। अब देखो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस एसी में अनुनाद उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है, जब एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है, यानी कि मेरे पास एल भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें आर एल है, सी है क्या, नहीं। आर एल है, सी है क्या, नहीं। आर एल सी दोनों है, हो जाएगा, आर एल में नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे एल और आर दोनों हो गए तभी तो मैं करूंगा। हाँ, एल और सी होता तो भी हो जाता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो आपके एमपी के सील में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस परिपथ में अनुनाद हो सकता है। क्या सिर्फ आरएल में हो सकता है, नहीं, क्योंकि मुझे एक्सएल भी चाहिएगा, एक्स सी भी चाहिएगा, यानी परिपथ में एल और सी दोनों होने चाहिए। इसमें दोनों है क्या, हो जाएगा। इसमें दोनों है क्या, नहीं है। इसमें दोनों है क्या, नहीं है। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है जब एक परिपथ में अनुनाद होता है जब एक परिपथ में होता है तो उसमें फेरों में उत्पन्न होता है क्या, अनुनाद। अब देखो परिपथ में अनुनाद कब होता है, मैंने क्या बताया, अनुनाद की आवृत्ति क्या है, एफ नॉट बराबर 1/2 पाई एल सी। यानी कि मेरे पास परिपथ में एल और सी होगा तो अनुनाद हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, आर सी, इसमें एल नहीं है ना तो नहीं होगा। ये क्या है, एल और सी, अनुनाद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये रहा एल सी। ठीक है, आर और एल, इसमें सी नहीं है, आर एल सी घटक, आर एल सी घटक तो इसमें कोई जरूरी नहीं है। ये कह रहा है अनुनाद के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, तो एल सी होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा आर एल सी। लेकिन इसने क्या बोला, जब एल सी दे रखा है तो इसमें उत्तर, ये वही बात है, जब आप और आपके पिताजी खड़े होंगे तो प्रायिकता किसकी होगी, पिताजी की। तो ये वो पिताजी है कि अगर एल सी दे रखा है तो पहले प्रायिकता इसको दोगे आप। ठीक है, चलो आगे चलो, आर की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। आगे चलो, एक आरएल में समानांतर परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व में आईआर धारा है और शुद्ध इंडक्टर में आईएल है, धारा है। तो आईआर और आईएल के बीच में एंगल कितना होगा मुझे बताना है। देखो आराम से, सबसे पहले बनाओ, एक तो बनाओ आर, बना दिया सर। एक क्या है, प्रेरक, ये बना दिया सर। यहां से धारा क्या जाएगी, आईआर, यहां से क्या जाएगी, आईएल। ठीक है, यहां से क्या है, परिपथ की धारा, और यहां क्या है, वोल्टता। मुझे बताओ समानांतर में समान क्या रहता है, कि वोल्टता। तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं, ये रही मेरी वोल्टता। अब ये वोल्टता है और परिपथ में इस पे भी वी लागू हो रही है, इसमें भी वी लागू हो रही है। हाँ सर। अब आर के लिए वोल्टता और धारा समान फेज में रहती है। हाँ सर, तो ये बना दी मैंने, आई आर बना दी। ठीक है,
ये एल है, इसकी प्रकृति कैसी है? लैगिंग। कौन लैगिंग करेगा? धारा। किससे? वोल्टेज से। तो इसका मतलब यहां से जो IL आएगी उसकी नेचर कैसी होगी? ऐसी होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? तो IR और IL के मध्य का कोण, ये रही बेटा IR, ये रही IL, मध्य क्या है? यहां से देखो ये भी IR है, तो इसके बीच का क्या है? 90 डिग्री कोण नहीं दिख रहा? हाँ सर 90 डिग्री कोण दिख रहा है, ये लो। ठीक है, चलो आगे 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 चलो, ये लो। किसी घरेलू, वाणिज्यिक, अपवर्तन, हाउस होल्ड, कमर्शियल इन्वर्टर के लिए आउटपुट का वेव फॉर्म कैसा होता है? सिंपल सी बात है, कैसा होता है? तो ये किसी घरेलू, अपवर्तक, हाउस होल्ड कन्वर्टर, इन्वर्टर में आउटपुट वेव फॉर्म कैसी होती है? सॉ टूथ तो नहीं होती, ट्राइंगुलर नहीं होती, साइनोसोडल। अब ये क्या कह रहा है? इन्वर्टर, हाँ इन्वर्टर के अंदर कुछ क्या होती है? रिपल कंटेंट्स होती है, कुछ रिपल होती है, इसलिए प्योर साइनोसोडल नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं क्वासी स्क्वायर, यानी कि आधी स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको एग्जाम में हल करना है प्रश्नों को फटाफट से। चुंबकीय पथ पर फ्लक्स का अवरोध कौन करता है? जिस तरह एक विद्युतीय परिपथ में अवरोध कौन करता है? धारा का अवरोध कौन करता है? प्रतिरोध। उसी तरह चुंबकीय पथ में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका प्रतिरोध कौन करता है? रिलेक्टेंस। कौन करता है? रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का फॉर्मूला होता है S अपॉन म्यू अंडर रूट S अपॉन म्यू L अपॉन A। ठीक है, इसके अलावा एक और L बराबर N स्क्वायर बाई S। बेटा ये अपने आप याद करना, जल्दी से याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे आगे, ये लो। सिंपल सा कुछ है, प्रवेश्यता का उल्टा क्या होता है? अब देखो, प्रवेश्यता यानी कि प्रवेश करने की क्षमता, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा प्रतिबाधा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इम्पीडेंस और ये हो जाएगा एडमिटेंस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, प्रतिबाधा। आगे चलो आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा की आकृति गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर 1.1 है, तो आरएमएस तथा औसत मान का अनुपात ज्ञात करो। तो आरएमएस और औसत मान का ज्ञात है। अब मुझे देखो, पहला क्या पूछा है? आरएमएस मान, तो मुझे वी आरएमएस। ठीक है, ये क्या है? औसत मान यानी कि वी एवरेज। मैं मान लेता हूं मैं साइन वेव के लिए निकालता हूं, तो साइन के लिए वी एवरेज कितना होता है? तो साइन के लिए वी एवरेज होता है वीएम बटे पाई, और साइन के लिए एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन के लिए एवरेज हो जाएगी बेटा 2 Vm बाई पाई। ठीक है बेटा, तो यहां से Vm कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, सबसे पहले साइन के लिए आरएमएस मान, साइन के लिए आरएमएस हो जाएगा Vm बाई √2, और साइन के लिए एवरेज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 Vm बाई पाई। देखो आराम से, अब यहां से यहाँ ये पाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा पाई बटे में 2√2। देखो बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और ये कितना होता है? 2.14 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14, 14 दूनी 28 यानी कि 2.8। तो ये देखो लगभग एक गुना नहीं जा रही, 1.1 कम तो होगा नहीं, क्योंकि देखो ये 31 है, ये 28 है, वैल्यू ज्यादा आएगी, तो एक हो नहीं सकता, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा 1.11। ठीक है बेटा, ये रहा आपका सॉल्यूशन। वी आरएमएस का मान Vm बाई √2, वी एवरेज का 2 Vm बाई पाई। 2 Vm बाई ऐसा होता है ना, 2 Vm बाई पाई, फिर ये पाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा। अब ये कह रहा है कि एक साइन तरंग के लिए वी आर एम एस 100 है, तो शीर्ष गुणांक निकाल दो। तो वी आर एम एस दे रखा है मेरे को, कितना है? 100। मुझे क्या क्या सीख यानी कि वीएम के लिए सर आपने बताया वी आर एम एस में मुझे क्या करना पड़ेगा? √2, पर ये देख लो कहीं स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है, तो Vm बराबर क्या हो जाएगा? 100 इंटू √2। सर √2 का मान कितना होता है? तो हो जाएगा 100 इंटू 1.414। यहाँ देखो ये उड़ा है तो 100 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 141 एम्पियर है तो एम्पियर, वोल्ट है तो वोल्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? आई दे रखा है, तो आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आई आर एम एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई आर एम एस, यहाँ आई एम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आई एम, यहाँ पे भी आई एम, तो मेरा आई एम की वैल्यू आ जाएगी 141 एम्पियर। आगे चलो, ये लो बेटा। अब देखो आधे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होंगे। देखो आओ, एक एसी परिपथ में 3 शाखाएं नोड से जुड़ी हुई है, ये लो जोड़ लो। शाखा 1 जो है वो क्या है? मान लो ये है, वो क्या है? 10 एंगल √0। शाखा 2 जो है मान लो ये है, वो क्या है? 10 एंगल 90। तो शाखा तीसरी के अंदर मान कितना होगा?
इस तीसरी के अंदर मुझे मान ज्ञात करना है। एक एसी परिपथ के अंदर है, 3 शाखाएँ हैं, नोड से जुड़ी हुई है। शाखा 1 से 10 रूट है और इसका क्या है 10 रूट 90 है, ठीक है। तो तीसरी के अंदर धारा होगी। रुको इसको वापस बनाओ। ये 3 फेज का क्वेश्चन है? नहीं है। आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे क्या है? ये शाखा पहली है, ठीक है। ये कितना है? 10 रूट 0 एम्पियर शाखा 1 से, ठीक है। और शाखा 2 जो है वो ये है, यहाँ से 10 एंगल 90 आ रही है। तो तीसरी शाखा में धारा कितनी होगी ये निकालनी है। तो देखो आराम से, ये जो भी तीसरी होगी वो इन दोनों से ही तो बनेगी। तो यानी कि मैं तीसरी के लिए एक वेक्टर सम ले लूं। सर ये वेक्टर क्या होता है पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान रखो। तो ये देखो आई, तो आई बराबर में आई स्क्वायर बराबर ये लिख सकता हूँ, ये आई वन है और ये आई टू है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकता हूँ। तो यानी कि आई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों से ही तो है, धारा आएगी तो यहीं से, यही तो बिंदु है, यही तो केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, आवेश संरक्षण वाला। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 100, यानी कि क्या हो जाएगा 100 रूट 2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 रूट 2, नहीं 100 10 रूट 2, सॉरी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रूट 2, 10 रूट 2। तो इसको कहेंगे 14.4। तो देखो बेटा एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप निकाल दोगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये 45 कैसा आएगा? तो देखो बेटा, एक ब्रांच के अंदर कितना है 10, दूसरे में 10, और इसकी ब्रांच की करंट कितनी आई 10 रूट 2। तो मुझे ये कॉस निकालना है, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू क्या होती है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है इसका 10, बटे में कर्ण कितना है 10 रूट 2, काट दो। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2, यानी कि कॉस 45 आ गई, कॉस 45 आ गई, ठीक है। इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को क्वेश्चन आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब देखो मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ आंसर, यानी कि कॉन्सेप्ट आएगा तो आप भी आंसर निकाल पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए, एक ज्यावक्रीय वोल्टेज इतना दे रखा है, तो वोल्टेज का औसत मान ज्ञात करना है। मुझे पता है औसत मान यानी कि वी एवरेज का मान कितना होता है। तो वी एवरेज का मान होता है सर 2 Vm बाई पाई। सबसे पहले बताओ 2 कहाँ है? ये रहा 2। Vm कितना है? ये रहा सर Vm 200 बटे में सर 2 कहाँ है? ये रहा 2। Vm कहाँ है? ये रहा 200 और यहाँ नीचे क्या लिखूंगा? पाई। सर पूरा सॉल्व करना है क्या? नहीं, सुनो, वी एवरेज पूछा है तो देखो 2 इंटू 200 क्या हो गया 400, और पाई को मैंने क्या बोला है कि आप 3.14, इसको आप क्या मान लो? 3 ही मान लो। तो देखो 4/3 क्या होता है? 1.33 समथिंग नहीं होता? देख लो कौन सा है ये आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है साथियों, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो, ये लो, आगे चलो। एग्जाम निकालना एक आर्ट है। एक प्रत्यावर्ती धारा 100 वोल्ट का आयाम है, आरएमएस निकालना, ठीक है। ये आयाम यानी कि आयाम क्या होता है? अधिकतम मान है, यानी कि मुझे क्या दिया है? Vm। Vm कितना दिया है? 100, और मुझे क्या निकालना है? V RMS निकालना है। तो क्या हो जाएगा? Vm, सर आपने बोला है √2 से डिवाइड कर दो, कर दो। 100 बटा √2 यानी कि 1.14। सर सॉल्व करना है क्या? नहीं, सुनो, ये पॉइंट हटाया, नीचे आया 100, यानी कि 100 1.414 है ना। तो यहाँ नीचे क्या है? 14, ठीक है। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सर मैं इसको करने से अच्छा मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ 100 बटे 14, तो भी मेरा VRMS आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो गौर से देखो, 14 सत्ते 98 इसके पास आ रहा है, तो यानी कि पॉइंट, यानी कि 70 के आसपास मेरा आंसर आएगा। ये रहा 70 के आसपास। कैसा है? वापस देखो, ये 14 सत्ते 98, 100 के पास आ रहा है, 14 सत्ते 98, तो ये बस ये आंसर आएगा। इस तरह से आपको हल करते हुए चलना है। आओ अगला, ये कह रहा है एक RLC श्रेणी में है, ये रहा R, ये रहा L, ये कितना है 10 ओम, ये कितना है 0.1 हेनरी, और अपने को क्या निकालना है? इसका टाइम कांस्टेंट। देख बेटा, ऐसा देखो, जब भी मुझे पूछेगा टाइम कांस्टेंट, तो अगर परिपथ मेरा RL है तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट बनता है R बाय L। परिपथ मेरा RC है तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट बनता है RC, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो अब देखो इसके लिए टाइम कांस्टेंट टाइम टॉ, कौन सा सर्किट है? R और L, तो सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है? टॉ बराबर L बटे R। L कितना है कि 0.1, R कितना है कि 10, ये पॉइंट उड़ा तो नीचे कितना आ गया? 100 आ गया, 100, ठीक है सर 100 आ गया। अब देखो, अब ये 10 की घात 0, यहाँ मैं इसको 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, हाँ।
अब नीचे क्या है, पॉजिटिव में 2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 2 सेकंड। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन किस में है, मिली में दे रखे हैं, मिली में। तो देखो इसके पास 2 चॉकलेट है, मिली का मतलब मुझे पता है 10 की घात -3 होता है, तो मैं एक चॉकलेट 10 की घात -1 और दे देता हूँ। और गणित में जिससे गुणा करते हो, जिससे भाग भी दे सकते हो, दे दो। तो यहां से क्या हो गया, 10 की घात -3 बटे में 10 की घात -1 सेकंड हो गया बेटा। अब देखो ये मिलके बन गया मिली, तो मेरे पास फाइनल आ गया यहाँ पे लिखता हूँ, देखो टॉक बराबर 10 की घात -3 बटे में 10 इंटू सेकेंड, बेटा ये क्या हो गया, मिली बन गया। अब देखो अगर यहाँ पर -1 नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और ये मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। देखो आसान है। इसी तरह से आपको प्रश्न हल करने होंगे, मुश्किलों के डर से नौका पार नहीं होगी, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी। आगे चलो। एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में आर दे रखा है 25, एल दे रखा है 50 वोल्ट, सी का 50 है, तो संयोजन का कुल वोल्टेज निकालना है। देखो निकालो, ये आर है, ये एल है, ये सी है, ठीक है बेटा। आर कितना है, ये 25 वोल्ट, ये कितना है 50 वोल्ट, ये कितना है 50 वोल्ट। मैं देखूंगा ही नहीं, क्यों नहीं देखूंगा, मुझे दिख गया, क्या दिख गया, एक्सएल बराबर एक्सी है, तभी तो वीएल बराबर वीसी है। देखो ये अनुनादी सर्किट है, और अनुनादी सर्किट में वी बराबर क्या होता है, वीआर होता है, और आंसर मैं ये लगाऊंगा और आगे चल जाऊंगा। चलो ये लो, ठीक है, आगे ऐसे ही करना है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिरोध कितना दे रखा है, 50 और 20 ओम दे रखा है, तो सर्किट का शक्ति गुणांक निकालना है। ये क्या है, प्रतिबाधा यानी कि Z, ये क्या है R, बस आ गया हमारा काम। cos फाई बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर R बटे में Z, इसको ही तो बोलते हैं प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। तो बस वैल्यू डालो और आंसर निकालो। cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो प्रतिरोध ये रहा क्रमशः, इसका मतलब ये है और ये, प्रतिरोध कितना है 20, प्रतिबाधा कितनी है 50, काट दो आंसर निकाल लो। cos फाई बराबर, सर मैं 2/5 को सॉल्व करूंगा, नहीं, देखो आपको नहीं पता 5 दूनी क्या होता है 10, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4/10, आंसर आपको साफ साफ दिख गया कि 0.4 मेरा आंसर है। आगे चलो, ये लो जल्दी से निकालो। एक आरएलसी सर्किट के अंदर अवास्तविक शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर और वास्तविक शक्ति 5 केवीए और 3 है, तो प्रतिक्रिया शक्ति निकालनी है। अवास्तविक यानी कि ये है आभासी, ठीक है। तो बस ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, बना दिया। यहाँ पे जो कुल पावर होती है इसको पावर ट्रायंगल बोलते हैं, आपको आता ही है क्योंकि रिवीजन कर रहे हो आप। ये कितना है 5, ये कितना है 5 केवीए, ठीक है बेटा। ये क्या है 3, ये क्या है 3 केवीए। तो मुझे ये बताओ आप ये नहीं निकाल सकते y, तो y बराबर क्या होता है, यानी कि अब देखो इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर आपको ये भी नहीं आता है तो ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे कि आपको पता है आभासी शक्ति का वर्ग बराबर वास्तविक शक्ति का वर्ग प्लस प्रतिक्रियाशील शक्ति, है ना, प्रतिक्रियाशील शक्ति का वर्ग। अब देखो ये कितना है 5 का स्क्वायर, मुझे वास्तविक शक्ति कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर, तो मुझे क्या निकालना है, ये प्रतिक्रियाशील शक्ति का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इसको यही रखो, प्रतिक्रियाशील शक्ति का वर्ग। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखो 5 का स्क्वायर 25, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9, टोटल हो जाएगा 16 बराबर प्रतिक्रियाशील शक्ति। अब देखो बेटा यहां से अंडर रूट, तो यानी कि 4 kVAR मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर आ जाएगी, रिएक्टिव पावर, ये रहा मेरा आंसर, ठीक है बेटा। और अगर किसी को प्रैक्टिस होगी तो वो देखिएगा 5, 3 और 4 आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलो, ये लो 169, ये लो। एक प्रत्यावर्ती में ईएमएफ का मान ये दे रखा है, मुझे आवर्ती पूछा है, आवर्ती मैं किससे, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है Vm बराबर साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है 314, तो देखो बेटा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 314, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ बराबर 314, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू एफ डिवाइडेड बाय 314। देखो बेटा आराम से, ये पॉइंट हटाए तो आया 100, ये इससे ही कट गया, ठीक है। और ये देखो 2 से ये गया 50 बार, यानी एफ कितना हो गया 50 हर्ट्ज, ये 50 उधर चला जाएगा, 50 हर्ट्ज, ये रहा 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलो आगे चलो फटाफट से, अगला 170, ये कह रहा है
भारतीय घरों में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50। अगर मुझे पूछेगा अमेरिका में कितनी होती है तो 60। ठीक है, आवृत्ति में वेरिएशन कितना होता है? प्लस माइनस 3%। आगे चलो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके परिमाण और दिशा के साथ परिवर्तन हो जाता है? किसका हो सकता है? मुझे पता है एसी का। ये देखो परिमाण भी चेंज, दिशा भी चेंज। चलो आगे, ठीक है आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है एक एसी परिपथ में, श्रेणी परिपथ में V और I 5 डिग्री से क्या करता है? V धारा I को, देखो ऐसे गलती होती है, आराम से, जल्दबाजी में नहीं। जो V है वो I से 5 लीड करती है ना? तो यही बनाना है। देखो ये V है, वो I से क्या है? 5 डिग्री लीड करती है। ठीक है, ये इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, पर होना मत। तो शक्ति गुणांक कैसा होगा? देखो V लीड कर रही है, यानी I क्या है? लैग कर रही है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? लैगिंग होगा। होगा कि नहीं? हाँ होगा। अब इसने तो ये पूछा ही नहीं है, सीधा शक्ति गुणांक पूछा है, तो मैं डायरेक्ट cos फाई लिखूंगा। अगर ये पूछता है ये है क्या, तो मैं कह देता इंडक्टर है। क्या कह देता? इंडक्टर है, क्योंकि इंडक्टर में ही धारा पीछे होती है। चलो आगे, आगे चलो। ये रहा, ये कह रहा है आवृत्ति f हर्ट्ज और एसी तरंग का समयावधि t है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, मुझे क्या पता है? ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई f। और मुझे क्या पता है? सर मुझे यही पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आवर्तकाल का क्या होता है? व्युत्क्रम होती है। होती कि नहीं? हाँ बेटा होती है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बटे टी। अब जिससे टी बराबर क्या निकालोगे? 2 पाई बाई ओमेगा। है क्या? 2 पाई बाई ओमेगा नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, और मुझे क्या पता है? सर f बराबर 1 बाई टी, ये निकालना है क्या? हाँ ये निकालना, ये रहा। इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f। t बराबर 1 अपॉन f। ठीक है, चलिए आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये लो, ये लो। अब ये क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो ये एम के वीवीसीएल में आया हुआ है। एक चक्र में रेडियंस की संख्या कितनी होती है? सिंपल सी बात है, ये मेरी चक्र है, ये साइन वेव है, यहां से यहां तक 0 पाई और यहाँ 2 पाई। 2 पाई पे फिर पे 0 होता है ना वैल्यू साइन का, इसलिए। तो बताओ कितना हो गया? 2 पाई हो गया। चलो 2 पाई रेडियंस होता है। ठीक है, आगे चलो। 1 मिली सेकेंड में समयावधि में एसी में आवृत्ति कितनी होगी? देखो आवृत्ति बराबर 1 बटा समय, तो F बराबर 1 मिली सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी है? 10 की घात -3 दे रखा है। जब भी 10 की घात -3 होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 की घात 3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो बस इसी को तो लिखते हैं 1000 हर्ट्ज। यही तो होगा 1000 हर्ट्ज। अब ये क्या है? 1 मिली सेकेंड है, तो एसी की आवृत्ति कितनी होगी? 1000 हर्ट्ज है नहीं, अरे ये रहा ना, ये रहा। तो 1000 को क्या लिखते हैं? के, किलो हर्ट्ज। क्या लिखते हैं? के को यही लिखते हैं 10 की घात हर्ट्ज। ये लो, चलो आगे चलो, आगे चलो। ये लो आगे, नेक्स्ट ये रहा। अब ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा में आरएमएस में क्या प्रयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, खत्म। कितनी होती है? तो सर 0.707 होती है। ठीक है, खत्म। आगे चलो। वर्ग के लिए कितनी होती है? जितनी है उतनी होती है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो ज्या तरंग के लिए औसत मान, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे पूछे हाफ वेव के लिए औसत मान, तो मैं क्या लिखूंगा? सर मैं लिखूंगा Vm बाई पाई। ओके, अगर मुझे पूछेगा फुल वेव के लिए औसत मान, तो मैं क्या लिखूंगा? 2Vm बाई पाई। अब मुझे क्या पूछा है? ज्या तरंग के लिए औसत, यानी कि मुझे किसके लिए पूछ रहा है? फुल के लिए पूछ रहा है। 2Vm बाई पाई। 2Vm यानी कि V मैक्सिमम बटा पाई। ये क्या है? हाफ वेव का। ठीक है, चलो आगे फटाफट से चलो। आसान प्रश्न है, आसान। चलो अब देखो, ये तो हम करा करा के थक गए। क्या है? ज्या वक्र के लिए फॉर्म फैक्टर निकालना है। जल्दी से आ जाओ। फॉर्म फैक्टर बराबर, सर फॉर्म फैक्टर बराबर होता है तरंग का आरएमएस मान बटे में एवरेज मान। ठीक है, आरएमएस मान क्या होता है? सर ये होता है Vm बाय √2 होता है। और एवरेज मान क्या होता है? सर ये होता है 2Vm बाई पाई होता है। हाँ सर होता है। ये Vm से Vm कैंसिल, ये पाई चला जाएगा ऊपर, तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पाई बटे में 2√2, है ना? ये हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 बटे में 2। √2 का वैल्यू होता है 1.4। कितना होता है? 1.4। गौर से देखो बेटा, ये कितना है? 31, और ये कितना है? 28। देखो ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है कि नहीं? तो एक तो हो नहीं सकता, दुगना है नहीं, आधा है नहीं, आंसर हो जाएगा 1.1। और ये वैल्यू याद रखा करो बेटा, 1.1 होती है। चलो आगे चलो, आगे चलो। ये लो, ये तो अभी मैंने सॉल्व कराया आपको। क्या पूछा है? एक वैकल्पिक मात्रा में आयताकार, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो इसमें आप
थोड़ा गौर करना कि अगर आपको बोले आयताकार, अगर आपको बोले वर्गाकार, तो इसके लिए चाहे आप बोलो फार्म फैक्टर, चाहे बोलो क्रेस्ट फैक्टर, चाहे बोलो वीएम, चाहे बोलो आरएमएस, ये सबका मान क्या होता है? सेम ही होता है। आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा 1। ध्यान रखना किसके लिए? आयताकार और इसके लिए। चलो आगे नेक्स्ट। एक एसी समरूप के लिए अधिकतम मान आरएमएस क्या होता है? जल्दी से बताओ, सिंपल सा बात है। ये क्या कह रहा है? अधिकतम का मान आरएमएस से, अधिकतम यानी कि वी मैक्सिमम बटे वी आरएमएस। बेटा ये क्या होता है? यही तो मेरा पीक फैक्टर होता है, यही तो मेरा पीक फैक्टर होता है। इसी फैक्टर को मैं और क्या बोलता हूँ सर? इसी को मैं क्रस्ट फैक्टर भी कहता हूँ, क्रस्ट फैक्टर भी कहता हूँ। तो ऑप्शन मेरा पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर नहीं होता क्योंकि ये आरएमएस अपॉन एवरेज होता है। ठीक है, और क्यू फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? क्यू फैक्टर जो होता है पावर फैक्टर का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो। आगे ये कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान इतना है तो औसत मान, औसत मान के लिए सर मुझे आपने क्या बताया है? सर मुझे आपने बताया कि 0.63 से मल्टीप्लाई कर दो, भाड़ में जाए बाकी सब। तो यहाँ क्या है? 230 है बस। अब इस पॉइंट को उड़ाया तो नीचे क्या आ गया? 2 जीरो, इस 0 से 0। अब देखो बेटा 23 को करना है, 63 को करना है, 23 से मल्टीप्लाई मत करो। आप क्या करो? 63 को कर दो, 63 को मत करो। देखो आपको इसको फटाफट से करना है, तो इसको 60 मान लूं, हाँ मान लो। इसको 20 मान लो, हाँ मान लो। देखो कितना हो गया? 1200 बटे में क्या हो गया? 10। 120 के थोड़ा ज्यादा वैल्यू होगी, 120 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी। तो 220 तो बहुत ज्यादा होगी, ये भी ज्यादा हो गई बेटा, ये आंसर आ गया। 120 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी, 146 आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्नों को उड़ाते हुए चलना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। आगे चलो। अनुनाद में कैपेसिटिव और इंडक्टिव का क्या संबंध होता है? सिंपल सी बात है, एक्सएल बराबर एक्ससी, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो। ये कह रहा है एसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? 100 बार बता दिया सर आपने, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। ये गलत। आगे चलो, जल्दी से उड़ाओ क्वेश्चंस को फटाफट, यही स्पीड होनी चाहिए आपकी। ये कह रहा है एक शक्ति गुणांक का अधिमान्य कितना होता है? शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 से 1 तक। 1 क्या होता है? अधिकतम। आगे चलो, और जितना अच्छा उतना 1 के पास। आगे चलो। ये कह रहा है एक परिपथ में प्रेरित और संधारित्र में एसी है, तो सामान्य तौर पर क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इंडक्टर है या कैपेसिटर है, वो देगा क्या? रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर खत्म, कैपेसिटिव इंडक्टिव नहीं, इसको रिएक्टिव, क्योंकि ये कह रहा है आर और सी दोनों। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, अब अगला प्रश्न। एक श्रेणी आरसी सर्किट है, उसमें क्या दे रखा है? 5 ओम का प्रतिरोध और 12 का सी। तो प्रतिबाधा निकाल लो। देखो ये आर और ये सी दे रखा है, ये 5 है और ये 12 है, मुझे जेड पूछ रहा है। तो जेड का मान क्या होता है? ये आर है और ये एक्सी है, तो जेड का मान क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। खत्म हो गया ये। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर साथियों क्या होगा? 25, और ये 12 का हो जाएगा 144। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 25 को इससे जोड़ा तो 169, तो z का वैल्यू हो गया 13 ओम। 13 ओम लगाओ और आंसर, भाग जाओ आगे जल्दी से। ये लो, ये है एक साइन तरंग का वर्ग माध्य मूल क्या होता है? अभी बताया था, अभी बताया था, डीसी के समान होता है, यही इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो। एक वर्ग माध्य मूल आरएमएस औसत मान का क्या अनुपात होता है? अभी नहीं बताया था, क्या बताया था सर? आरएमएस बटे में एवरेज, यही तो होता है वर्ग माध्य। ये होता है औसत वोल्टेज, दोनों को ही क्या बोलते हैं? फार्म फैक्टर बोलते हैं, फार्म फैक्टर बोलते हैं, अभी बताया था। चलिए आगे, आगे चलो बेटा, इसी तरह से आपको पेपर को हल करना है, तभी आपको मिलेगी सफलता, तभी आप बनोगे विजेता। आगे चलो। एक प्रत्यावर्ती धारा में फॉर्म फैक्टर 1.1 है, औसत मान और आरएमएस का अनुपात कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो तो आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सा बात है, अभी अपने सॉल्व किया था पाई अपॉन 2 रूट 2। कैसे आया था? आरएमएस
अपॉन में एवरेज। आरएमएस कितना होता है, अभी आपने सर बताया था कि वीएम अपॉन में √2 और एवरेज कितना होता है 2 VM बाई पाई। यहां से ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो पाई बटे में 2 √2। सर अभी आपने बताया था 1.11। बेटा ऐसे ही आपको उत्तर निकालना है। आगे चलो, ये कह रहा है एसी विद्युत तरंग में परिमाण और दिशा परिवर्तन होता है, किससे होती है, चक्र से होती है। आगे ऐसे आसान प्रश्नों में टाइम खराब नहीं करना है। आगे चलो, अब ये कह रहा है एसी मुख्य वोल्टता मापते समय मीटर की रीडिंग 230 है। अगर एसी है, माप रहा है, तो निश्चित तौर पे वो क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको मैं क्या बोलता हूं, प्रभावी मान। ठीक है, तो वो क्या है, ये रहा वर्ग मूल मान। इसका अन्य नाम क्या है, प्रभावी मान। ये किसके बराबर है, ये डीसी समतुल्य के बराबर है। आगे चलो, अगला अगला ये लो, ये कह रहा है प्रेरकत्व L है, शुद्ध प्रेरण है एसी में, तो धारा का व्यवहार कैसा होगा। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री आगे होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, प्रेरण है। क्या है, प्रेरण है, यानी कि लैगिंग है। लैगिंग क्या, धारा, किससे, वोल्टता से। तो बस विद्युत धारा 90 डिग्री आगे होगी। नहीं नहीं, एल के लिए, शुद्ध प्रेरण के लिए वोल्टेज और धारा का संबंध। हाँ, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज जो है, ये देखो आराम से बेटा, यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने गलती की ना, हाँ गलती नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है, धारा पीछे यानी वोल्टेज आगे है, तो क्या बोला इसने, वोल्टेज, या कॉमा लगाना था, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे। बहुत अच्छा, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे नहीं, वोल्टेज धारा से 180 नहीं, तो इस तरह ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, उड़ा दो आंसर। आगे चलो, आगे चलो, ये लो 193। एक शुद्ध धारकीय परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से, आराम से चलना बेटा, आराम से। अब ये क्या है, धारक, ये क्या है, लीडिंग नेचर है, किसका, धारा का, किससे, वोल्टेज से। आगे चलो, ये क्या है, वोल्टेज, ये क्या है, धारा, ये क्या है, 90 डिग्री। अब देखो क्या हुआ है, विद्युत धारा वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। तो क्या है, आगे है या पीछे, आप बोलोगे आगे है, आगे है, आगे है। और इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos 90 यानी कि 0। ठीक है, आगे चलो, ये लो, ये कह रहा है आरएमएस और औसत का अभी करा क्या है, फॉर्म फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि आरएमएस बटा एवरेज का अनुपात क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। अभी तक तो साथियों 100 बार कर चुके हो, आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, बहुत बढ़िया। 195, लो, एक एसी परिपथ में परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात विकसित क्या कर सकता है, आप खुद बताओ। प्रेरक करेगा क्या, प्रतिक्रिया शक्ति, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया शक्ति। और ये शक्ति हमारे काम की नहीं होती है, प्रत्यक्ष तो प्रतिरोध करता है। ठीक है, चलो आगे, आगे आगे जल्दी से चलो। ये देखो भाई साहब, ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। टेक्निकल हेल्पर 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 पीजीसीएल सीबीटी2, और भाई साहब, और खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि भारत में 230 वोल्ट पर सप्लाई कौन देता है। अरे 50 हर्ट्ज पे देते हैं, और क्या है, अमेरिका में 60 पे देते हैं। देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा है, आसान सा प्रश्न है, फटाफट से लगाओ 50 और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, अगला अगर अमेरिका का पूछेगा तो 60। चलो अगला, ये कह रहा है 240 वोल्ट एसी के घरेलू वितरण में क्या होता है, निम्न तनाव होता है, यानी कि लो टेंशन होता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो लो टेंशन होती है ना, उसमें क्या होता है, 200 650 तक लो, फिर 650 से 1000 तक मीडियम, और उसमें हाई में क्या हो जाएगा, 1000 से ऊपर। ये एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल, तो ये लो टेंशन के लिए बात की जाती है। आगे चलो, ये लो, अब ये कह रहा है एक साइन वेव में धनात्मक का अधिकतम मान कितना होता है। तो साइन वेव में अधिकतम कितना होता है भाई, साइन 0 पे क्या होता है, 0, और साइन 90 पे क्या होता है, 1। क्या इससे ज्यादा होता है क्या, नहीं, तो 1 हो गया आंसर, खत्म। बहुत अच्छे, आगे चलो, ये लो 199, ये लो फटाफट से करो। आरएमएस निम्नलिखित में से आधार किससे परिभाषित किया जाता है, मैं यही तो बता रहा हूं। आरएमएस को डीसी के समतुल्य तापीय प्रभाव द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, याद हो गया, बहुत अच्छे। और आरएमएस को क्या बोलते हैं, प्रभावी मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावी मान बोलते हैं। आगे चलो, ये लो बेटा, एसी तरंग के लिए ध्रुवीयता क्या होती है, अर्थ आधे के बराबर होती है। क्यों, क्यों, देखो ध्रुवीयता बदल जाती है ना बेटा, ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हर आधे चक्कर में इसकी ध्रुवता बदल जाती है। बस वही है पूछ रहा है, ये कब उलटती है, तो आधे में उलट जाती है। आगे चलो, ये लो, ये लो,
वेव फॉर्म के चरम मान में आरएमएस का अनुपात, अरे चरम यानी कि मैक्सिमम बटे में आरएमएस, ये कौन होता है सर? यही तो पीक फैक्टर होता है सर, यही तो क्या होता है? क्रस्ट फैक्टर होता है। तो क्या है पीक फैक्टर? पीक फैक्टर ये रहा पीक फैक्टर, नहीं हो तो क्रस्ट फैक्टर। बेटा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये देखो, ये जल्दबाजी में ये ए और ई दोनों ही सही है, क्योंकि पीक फैक्टर ही क्रस्ट फैक्टर होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ए और ई दोनों सही है। आप भी ध्यान रखना ए और ई दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ही ए और ई सही है। क्वेश्चन नंबर 201, ए और ई दोनों सही है। आगे चलो, आगे चलो, ये लो बेटा। अर्ध तरंग ज्याग के लिए कितना होता है? अपन ने कैलकुलेट कर दिया, कितना होता है? 2। अभी निकालते हैं। देखो पीक फैक्टर क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम बटे में आरएमएस। अब मुझे बताओ, ज्या तरंग के लिए मैक्सिमम तो वीएम ही होगा। हाँ सर, लेकिन आरएमएस कितना होगा? वीएम/2। देखो जो ज्या तरंग के लिए जो आरएमएस होता है ना, वो फुल के लिए कितना होता है? Vm/√2। बहुत सही। और जो हाफ होती है ना, उसके लिए बेटा होता है Vm/2। तो बस रख दो, ये हो जाएगा Vm/2। यहाँ से 2 Vm कट जाएगा, और पीक फैक्टर का मान कितना आ जाएगा हाफ वेव के लिए? ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2, ये 2 मेरा आंसर। बस चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो, ये लो, ये लो। अब ये कह रहा है यदि औसत मान ज्ञात करना हो तो आरएमएस मान क्या क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है बेटा, 1.11 इंटू औसत मान कर देंगे। करके बताऊं? ठीक है सर, याद कर लोगे? हाँ बेटा याद कर लोगे, बहुत अच्छा। आगे चलो, आगे चलो। ये कुछ नहीं है, ये फॉर्म फैक्टर है, ये औसत मान है, खत्म हो जाएगा। लिख के बता देता हूँ, ध्यान रखना। आरएमएस बराबर 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू। बस इतना याद करो और खत्म। आगे चलो। सॉरी। एसी का औसत मूल्य और आरएमएस का अनुपात क्या कहलाता है? अपन कर करके परेशान हो गए। फॉर्म फैक्टर कहलाता है, और फॉर्म फैक्टर का मान होता है आरएमएस बटे में एवरेज। खत्म। ठीक है बेटा, ओके। चलिए आगे चलो, आगे चलो, ये लो। आगे कह रहा है वर्ग तरंग का रूप गुणांक, मैंने क्या बोला? वर्ग हो या आयत हो, कितना होता है? 1 होता है। ये लो 1। खत्म। ओके चलो, बहुत बढ़िया। आगे चलो बेटा, इसी स्पीड में आपको भी करना है। आगे चलो। वोल्टता और विद्युत धारा के बीच में कोज्या कितना होता है? अरे भाई, ये रही वोल्टता, ये रही धारा, इसके बीच की कोज्यता, यही तो क्या कहलाती है? कॉस ऑफ फाई। यही तो क्या कहलाता है? मेरा पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर ये रहा शक्ति घटक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आओ, आगे आओ, ये लो। अब ये कह रहा है धारा और वोल्टेज के फेज का शक्ति क्या होता है? सिंपल सा बात है, अगर ये धारा है, ये वोल्टेज है, और ये एक ही फेज में है, यानी कि एंगल कितना है? 0। यानी कि cos फाई बराबर cos ऑफ 0। cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है? यूनिटी, यूनिटी, इकाई। आगे चलो बेटा, ये लो। ये कह रहा है एक्टिव पावर एपरेंट पावर का अनुपात कितना होता है? पढ़ा दिया सर। cos फाई बराबर एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, है ना? इसी को तो अपन R/Z लिखते थे, इसको V से करते थे, जब ये बन जाता था, है ना? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये क्या है? पावर फैक्टर कहते हैं। देखो बेटा कितना आसानी से लिखा है इसने, पावर और फैक्टर यहाँ लिख दिया। है ना, कितना आसानी से बोला। ये देखो पावर और फैक्टर चिपकाओगे ना, जब बनेगा पावर फैक्टर। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलो। ये बदमाश है आदमी। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या दे रखा है? एसी के लिए औसत शक्ति कितनी होती है? सिंपल सी बात है, P बराबर VNI cos फाई। ये होता है। अगर यू निकालनी हो रिएक्टिव पावर, ये तो क्या है? वास्तविक खपत। ये तो क्या है? वास्तविक खपत। अगर आभासी पूछ रहा हो तो हो जाएगा सर VI sin फाई। और अगर मुझे तुल्य पूछ रहा हो या कुल मिला के पूछ रहा हो तो P, तो उसके लिए S बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई। अब देखो पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है औसत यानी कि वास्तविक खपत क्या होता है? VI cos फाई। अगर आभासी पूछता तो ये हो जाता है, ये मत लगा देना, स्क्वायर है। आगे चलो। अब ये पूछ रहा है डीसी का शक्ति गुणांक क्या होता है? सिंपल सी बात है, डीसी के अंदर एक्स होता है क्या? नहीं। आर होता है क्या? नहीं। आर होता है, डीसी के अंदर एल और सी नहीं होते। तो इसके लिए पावर फैक्टर हमेशा कैसा होता है? यूनिटी। क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज और धारा हमेशा एक ही फेज में होता है। इसके लिए पी बराबर हमेशा आप ये लिखते हो कि नहीं? हाँ लिखते हैं, तो एकक हो जाएगा। खत्म। चलिए ये लो बेटा। ये कह रहा है समानांतर एसी परिपथ में शक्ति घटक क्या होगा? देखो बेटा,
सबसे पहले ये मेरा पावर ट्रायंगल होता है, हाँ, यहाँ पे क्या होता है आर, यहाँ क्या होता है वाई, ये क्या होता है जेड होता है? हाँ, होता है सर। तो देखो इसी तरह एक पावर क्या यहाँ से मैं कॉस का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ आर बटे में जेड, यही लिखता हूँ। क्या आर बटे जेड है क्या? नहीं है। अपने पास क्या है वाई और बी। अब देखो आराम से चलो, जिस तरह ये z होता है ना बेटा, ये आराम से देखो यहाँ पर z बराबर क्या होता है r प्लस जे एक्स होता है। ये क्या है इम्पीडेंस। उसी तरह बेटा एक होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस में क्या होता है y होता है, z के साथ क्या होता है y होता है। ये लो बेटा, अब देखो ये x है ना, x ये x है। अब देखो उसी तरह जैसे यहाँ z है ना, इसको क्या बोलूंगा मैं इम्पीडेंस। उसी तरह एक क्या होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस ये। अब देखो उसी तरह जैसे आर है ना, ये क्या करता है विरोध करता है, उसी तरह ये क्या करता है एडमिटेंस सहयोग करता है। तो आर का उल्टा क्या हो जाएगा जी। तो जी क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे, लिख दिया आपने। उसी तरह जिस तरह यहाँ रिएक्टेंस होता है ना, अब यहाँ क्या आएगा ससेप्टेंस आएगा। ठीक है, ये भी ससेप्टेंस क्या होता है इसका उल्टा ही होता है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बी, और देखो आराम से निकाल लो। तो यहाँ से मैं पावर फैक्टर इसके लिए क्या लिख सकता हूँ जी बटे में वाई, जी बटे में वाई। अरे ये क्या हो गया, नहीं बेटा ये गलत है, ये नहीं होगा, यही होगा जी बटे में वाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। इस तरह से आपने समझ लिया? हाँ समझ लिया। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये देखो, अगर किसी पावर फैक्टर यूनिटी है तो रिएक्टिव पावर कितना होगा? देखो बेटा ये V है, ये I है, इनके बीच में फेस एंगल कितना है 0 है। तो बताओ इसके अंदर कोई Y का टर्म है क्या? ये देखो कुछ है क्या? नहीं है। तो रिएक्टिव पावर है ही नहीं, रिएक्टिव पावर शून्य है। कब आया हुआ है? ये देखो DMRC इलेक्ट्रिशियन में आया हुआ है 2020 के अंदर। अब आओ 213। अब ये कह रहा है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? सिंपल सी बात है, अभी बताया सर आपने, प्रतिरोध का उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उल्टा होता है। ठीक है, कूलाम का तो इससे लेना देना ही नहीं है। आगे चलो, अब देखो ये क्या पूछ रहा है, चालकता किसके जैसी होती है? अब चालकता होती क्या है, जिस तरह विद्युतिक परिपथ में क्या होती है चालकता, उसी तरह चालकता, उसी तरह बेटा जो चुंबकीय परिपथ होता है उसमें क्या होती है पारगम्यता, यानी कि म्यू, है ना। तो आंसर हो गया ये। आगे चलो, आगे चलो, ये रहा। अब ये कह रहा है चालकता का उल्टा क्या होता है? देखो चालकता यानी कि ले जाने वाला, उसका उल्टा क्या हो जाएगा प्रतिरोधकता, यानी कि रोकने वाला। देखो प्रतिरोधकता, अब प्रतिरोधकता है नहीं तो देखो चालकत्व है, तो क्या हो जाएगा प्रतिरोध, खत्म। और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, है ना, उल्टा। आगे चलो, ये लो बेटा। अब ये कह रहा है वोल्टेज और खाली जगह में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। वोल्टेज, अब देखो इसके बीच में रखेगा वोल्टेज प्रतिरोध के लिए परिवर्तन की दर, ऐसा होता है क्या? वोल्टेज संधारित्र में परिवर्तन की दर के अनुपात होते हैं। अब देखो वोल्टेज जो होता है वो संधारित्र में होता है क्या? नहीं, संधारित्र में आई बराबर क्या होता है सी डीवी बाई डी टी, और इसके लिए क्या होता है V बराबर L डी आई बाई डी टी, और इसके लिए क्या होता है V बराबर आई आर, ये पता है आपको। अब देखो वोल्टेज यानी कि V, अब ये क्या है प्रतिरोध के लिए धारा में परिवर्तन के अनुपात होती है। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज प्रेरित के लिए धारा में परिवर्तन के, बेटा अगर ये सिर्फ धारा बोलता ना, अगर ये सिर्फ धारा बोलता, मान लो ये नहीं है, धारा बोलता धारा के, तो देखो वोल्टेज धारा के समानुपाती और मैं प्रतिरोध को लगा देता, है ना बेटा, समझ रहे हो। अब देखो यहां धारा नहीं है, समझो, यहां धारा परिवर्तन नहीं है, यहाँ धारा परिवर्तन है, मतलब धारा को परिवर्तित है। तो देखो ये परिवर्तन थोड़ी ना है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। कोई ये कहे तो आप दे बोलना कि अगर ये नहीं होता ना धारा के अनुपातिक, तो मैं लगा देता प्रतिरोध। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत बारीक चीज है, आपको बड़े भाई के नाते मैं समझा रहा हूँ। आगे देखो संधारित्र है, क्या वोल्ट का परिवर्तन है? नहीं, ये तो धारा है। ये देखो धारा परिवर्तन, ये देखो ये वोल्टेज है, वो इसका धारा परिवर्तन यानी कि डी आई बाई डी टी, ये देखो धारा परिवर्तन डी आई बाई डी टी के अनुपातिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा प्रेरित्र। ठीक है, आराम से करना, ट्रांजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है टूटा हुआ सर्किट, जोड़ में चिंगारी आता है। मैंने अपना नहीं समझाया था कि अगर ये इंडक्टर होता है, यहाँ पर कहीं भी टूट जाता है, तो इंडक्टर क्या करता है V बराबर L डी आई बाई डी टी, यानी कि ये अचानक होने वाले, जैसे ही टूटेगा ना तो ये वायु के कारण क्या करेगा, धारा परिवर्तन का विरोध करता है ना,
विरोध करता है, तो ये इंडक्टर का गुण होता है, जो मैं आपको समझाता हूँ, यूट्यूब पे भी आपने पढ़ा है ना? चलिए बहुत अच्छा, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, ये लो। आगे कह रहा है, एक शुद्ध ओम प्रतिरोध में आर और वोल्टेज और धारा के बीच में कितना होता है? ये रहा, ये हो गया आई, ये हो गया वी, फाई बराबर क्या? 0, यानी पावर फैक्टर क्या हो गया? यूनिटी, यूनिटी। तो एंगल कितना? 0। आसान है ना बेटा? आसान है। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे 218, ये लो। अब ये कह रहा है, एक प्रेरणिक में एक्सेल का सूत्र क्या होता है? देखो बेटा, एक्सेल बराबर ओमेगा एल। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू एल। देखो बेटा कहां पर है? यहाँ है क्या? नहीं बेटा। 2 पाई एफ नहीं बेटा। 2 पाई एफ सी नहीं। ये देखो पाई नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे पाई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। ये डॉट 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 हटा दो। ओके, ठीक है, आगे चलो। ये देखो बेटा, एक डीसी परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? देखो, डीसी यानी कि इंडक्टिव बोला है, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक्सएल बराबर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखो बेटा, डीसी है, डीसी है, तो डीसी के लिए एफ क्या होता है? 0। डाल दो 0, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी जेड बराबर 0, यानी कैसा हो जाएगा? शून्य रिएक्टेंस। ठीक है, ऐसे करते हैं बेटा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अरे भाई साहब, कितने सारे क्वेश्चन है। एसी सर्किट में प्रेरक द्वारा खपत क्या होती है? खपत कौन करता है? हमेशा ध्यान रखो, खपत कौन करता है? खपत केवल मेरा प्रतिरोध करता है, तो आंसर हो जाएगा 0। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। आवृत्ति बढ़ाने पर प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? देखो, आवृत्ति बढ़ाने पर संधारित्र का प्रतिरोध यानी कि XC, XC बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, यानी कि 1/2 पाई एफ इंटू सी। अब देखो बेटा, ये आवृत्ति बढ़ाई तो प्रतिघात घट गया, घटाया नहीं? हाँ सर, ये लो बेटा। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। ये हो जाएगा 223। विशुद्ध यानी कि शुद्ध रूप से प्रेरक का शक्ति गुणांक कैसा होता है? सबको पता है, प्रेरक है यानी कि लैगिंग है, यानी ये वोल्टता है, तो ये धारा है, 90 डिग्री का एंगल है, कॉस 90 है, यानी कि क्या है? 0 है, शुद्ध रूप से 0 है। समझ गए? ओके सर, समझ गए। ये लो 224। अब कहता है पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर की क्षमता किस में दी जाती है? अरे केवीएआर में ही तो दोगे, यही तो प्रतिघाती शक्ति देगा, है ना? यही तो प्रतिघाती शक्ति देगा। आंसर हो जाएगा डी। बहुत अच्छा, आगे ये लो। ये कह रहा है, इनमें से किस प्रकार का लोड शून्य पावर फैक्टर देता है? तो आपको पता है, शून्य पावर फैक्टर चाहे वो इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, शून्य देता है, क्योंकि खपत कौन करता है? प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो आंसर ये भी सही, ये भी सही, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, है ना? चलिए बहुत अच्छा, ये लो बेटा। एसी परिपथ में कुल प्रतिबाधा क्या होती है? अरे भाई, Z बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यह प्रतिबाधा कहलाता है। देखो बेटा, हमने आपके 5वें चैप्टर के तमाम क्वेश्चन कर लिए, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आए थे। यही रफ्तार आपकी होनी चाहिए एग्जाम के करने से पहले और एग्जाम के दौरान, और एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर लेना। मुश्किलों के डर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।